आज जो हम करेंगे सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो है वो चार चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। एक्सपेरिमेंट, इवेंट। एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्वेशन जनरेट करता है, इवेंट उस एक्सपेरिमेंट का एक सबसेट होता है। सैम्पल स्पेस का मतलब है जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, उनको हम प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में सैम्पल स्पेस कहते हैं। ठीक है, आउटकम जो है वो सिंगल रिजल्ट को, चाहे वो इवेंट का हो या एक्सपेरिमेंट का, उसको हम सिंगल रिजल्ट को जिस नाम से बुलाते हैं यहाँ पे वो है आउटकम। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसी इवेंट के होने या ना होने की चांस को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी इवेंट के होने या ना होने के चांस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकाकार क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसके क्वेश्चंस हमने जो है वो लास्ट सेशंस में अपने करे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या था कि 0 से लेके 1 तक प्रोबेबिलिटी लाई करती है। ठीक है जी, 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि वो इवेंट पॉसिबल नहीं है। ए प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंफर्म इवेंट है, लाजमी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश, मतलब कि अगर इवेंट ए होगा या इवेंट ए ना हो। ठीक है, इन दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड कर दूं इट विल बिकम टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हमारे पास क्या है कि कोई एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो इन दोनों में से, तो हम दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है आपके पास? इसके बाद जो है आपके पास जो चीज आती है दैट इज द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था आपके पास? उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट के लिए एक ही चीज दी हुई थी। एक रिक्वायरमेंट में एक ही चीज को वो पूछ रहा था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाऊं, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या था जो भी हम देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं ये पेयर ऑफ डाई वाले सवाल की, अब अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड वंस, ड्रॉ सैंपल स्पेस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑड सम। अब कह रहे हैं कि हमने जो है वो क्या करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पर जो है वो सैंपल स्पेस बनाना है, और सैंपल स्पेस बनाने के बाद ऑड सम आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ऑड सम एक ही रिक्वायरमेंट है, सिंगल रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट के अंदर एक ही चीज पूछी हुई है आपसे उसने। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोबेबिलिटी की पहचान है। इसी के ऊपर सवाल जो था हमारे पास, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो कार्ड्स हमने जो है वो एक डेक में से रैंडमली जो है वो ड्रॉ किए। अब अगर वो कहते हैं कि दोनों किंग्स आ जाए, दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और वो दोनों क्या हो? किंग हो, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें एक ही चीज पूछ रहा है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट में। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कहता है? ऑल फ्रॉम सेम सूट। ऑल फ्रॉम सेम सूट का मतलब है कि जो दो कार्ड मैं आपको ड्रॉ करवा रहा हूँ, ठीक है, जो जो आप दो कार्ड ड्रॉ करेंगे वो दोनों क्या हो? या तो स्पेड्स के हों, ठीक है जी, या वो दोनों कार्ड डायमंड के हों, या वो दोनों कार्ड क्लब्स के हों, या वो दोनों कार्ड हार्ट्स के हों। अब आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इस एक सेकंड रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर एक ही जगह पे उसने चार चीजें पूछ ली हैं आपसे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखने का पैटर्न थोड़ा सा उसने क्या कर दिया है, क्वेश्चन उसने थोड़ा सा घुमा दिया है यहाँ पे, जिससे इस सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर आपको चार चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो हमें स्पेड्स के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, हमने क्लब्स के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, हमें डायमंड के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, और हमें हार्ट्स के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रिक्वायरमेंट में एक ही चीज थी, दो कार्ड ड्रॉ करने और वो दोनों किंग हो। सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है आपके पास कि दो कार्ड जो ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों सेम सूट्स होने चाहिए। तो चार सूट्स हैं, तो मुझे चारों सूट्स को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर आपके पास जो है वो क्या है, चार चीजें आपसे इसने पूछी हैं सेकंड रिक्वायरमेंट में। तो जब आपके पास इस तरीके से हो जाए कि एक रिक्वायरमेंट में एक से ज्यादा चीजें पूछने लगे, तो अब आप समझ लें कि वो सवाल आपका किसका है? वो सवाल आपका आ रहा है फ्रॉम रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से। ठीक है जी, वो सवाल आ रहा है हमारा कहाँ से? वो सवाल आ रहा है हमारा रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से कंसर्न कर रहा है। ठीक है,
अब हम रूल्स को यहाँ पे पढ़ लेंगे। पहले रूल्स को जो है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो हम आगे इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में पहले आता है आपके पास क्या, एडिटिव रूल। एडिटिव रूल में क्या होता है आपके पास, एडिटिव रूल से पहले अब आपने यहाँ पे हमने लिख दिया कंसीडर इवेंट ए एंड बी। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर, यानी जो आपकी रिक्वायर्ड आपका वहाँ फीचर होगा, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर एक साथ वो दो इवेंट्स की बात कर रहा होगा या दो से ज्यादा इवेंट्स की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो जब इस तरह हो कि एक रिक्वायरमेंट एक हो और उसमें इवेंट्स ज्यादा पूछ ले आपसे एक साथ मिलाकर, तो आप समझ जाएं कि वो सिंपल प्रोबेबिलिटी से सवाल जो है वो किस पे चला गया है, अब वो आपका रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या है, दैट इज द एडिटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है जी। अब एडिटिव रूल में क्या है, एडिटिव रूल के अंदर दो टाइप्स आती हैं। पहली टाइप क्या है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उस एक रिक्वायरमेंट में दो इवेंट्स का जिक्र हो रहा होगा। तो जब वो एक रिक्वायरमेंट के अंदर दो इवेंट्स का जिक्र हो रहा होगा और उन दो इवेंट्स के अंदर सूरत हाल कुछ ऐसे हो जाए कि आपका जब फर्स्ट इवेंट अकर हो तो सेकंड का कुछ भी असर ना हो, उसके ऊपर कोई जो है वो उसका पार्ट ना हो रहा हो, ठीक है जी। या अगर इवेंट बी पहले कर रहे हैं हम, तो इवेंट बी जब होगा तो इवेंट ए पे कोई उसका असर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां आपके पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी इवेंट ए होगा उस वक्त बी का कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। जब बी होगा तो इवेंट ए का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस सूरत हाल को हम क्या कहते हैं, इस सूरत हाल को हम कहते हैं दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं उसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है जी। जब हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करते हैं तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका चेंज नहीं हुआ है, बस सवाल में क्या होगी, इनहेंसमेंट हो गई है। जो आपने लास्ट सवाल किए थे उस लास्ट सवाल के अंदर आपने सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते थे फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, दूसरी रिक्वायरमेंट में दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालते थे, तीसरी रिक्वायरमेंट में तीसरी प्रोबेबिलिटी निकालते थे। यहाँ पे फर्स्ट एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर दो आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों प्रोबेबिलिटीज को हमने क्या करना है, ऐड करना है, इसीलिए ये कहलाता है एडिटिव रूल। और अगर सिंबल्स के अंदर देखें तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों को प्लस करके अपने आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल आपको दे दी है। एग्जाम्पल क्या दिए, टू डाइस आर रोल्ड। अब टू डाइस आर रोल्ड का सैंपल स्पेस आप सबको मालूम है, ठीक है। और जब आपको वो पूरा सैंपल स्पेस मालूम है तो अब वो सैंपल स्पेस तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7। अब सम ऑफ 7 में क्या क्या आ सकता है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे भाई। सम ऑफ 7 का मतलब है 1 6 वाला ब्रैकेट हो जाएगा, 2 5 वाला ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है जी। और आपके पास जो है वो 3 4 वाला ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है जी। 4 3 वाला ब्रैकेट हो जाएगा, 5 2 वाला ब्रैकेट होगा और 6 1 वाला ब्रैकेट होगा। देख रहे हैं आप, ये सारे पॉसिबल हैं सम ऑफ 7 के रिजल्ट्स, ठीक है। ये सारे सम ऑफ 7 के पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। अब सम ऑफ 7 के पॉसिबल रिजल्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। कितने आपके पास पॉसिबल रिजल्ट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 6/36 बन जाएगी इसकी। मैं बिल्कुल जर्नल लिख के अभी समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन उसका हम बाद में करेंगे। सम ऑफ 11 दूसरी केस में ये हो गया आपका ए। बी के लिए वो क्या कहता है, बी के लिए कहता है सम ऑफ 11। सम ऑफ 11 का मतलब क्या होगा आपके पास, दैट इज 5 6 और 6 5। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे यही दिए ना कि हमें जो है वो अगर टू डाइस आर रोल्ड, टू डाइस रोल करने पे जो है वो क्या हो, सम 7 का मिले या सम 11 का हो। एक ही देखें, एक ही रिक्वायरमेंट में दो चीजें पूछ ली इसने, सम 7 का भी पूछ लिया और सम 11 का भी पूछ लिया। तो अब ये सिंपल प्रोबेबिलिटी से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये कहलाएगा रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का सवाल। अब आप देखें, जब हम ए इवेंट के आउटकम्स देख रहे हैं तो उसके अंदर 6 आउटकम्स मुझे नजर आ रहे हैं, और 6 आउटकम्स में आपके पास 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 है, ठीक है। फिर जब मैं सम ऑफ 11 के आउटकम्स देखता हूं तो उसमें मुझे पास दो रिजल्ट आते हैं, दैट इज 5 6 एंड 6 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है कि जो वैल्यू दोनों में कोई वैल्यू सेम नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं इवेंट ए की बात करूंगा तो बी का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा, जब मैं बी की बात कर रहा हूं, जब मैं बी के आउटकम्स को देख रहा हूं तो ए का कोई पार्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर, ये दोनों इवेंट्स हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मैं अलग अलग कैलकुलेट करूंगा, ठीक है जी। इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 हो जाएगी, और इन दी एंड आके मैं क्या कर दूंगा, इन दी एंड आके इसमें यहाँ पे लाके इन दोनों को अलग अलग करके लास्ट में लाके ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात ये। 36 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6+2, 36 तो सेम रहेगा, ठीक है जी। अब आप ऐड कर लीजिएगा एलसीएम का, ये हो जाएगा 8/36। ये बाकी हम क्वेश्चन में चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन में कैसे आ रहा है। असल चीज क्या है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होगा, एक साथ दो चीजें आपसे वो पूछेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। अब इसी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इसी के अंदर हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही है, वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एडिटिव के अंदर हमारे पास क्या है, एडिटिव के अंदर ही हमारे पास जो है वो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था कि जब इवेंट ए होगा तो बी हो ही नहीं सकता, जब बी की बात करेंगे तो ए पॉसिबल नहीं होगा। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर क्या हो जाएगा कि जब ए होगा तो बी का कुछ पार्ट उसके साथ हो रहा होगा, और जब बी हो रहा होगा तो पहले अगर बी करेंगे तो उसका ए के साथ कुछ ना कुछ पार्ट हो रहा होगा। यानी इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई चीज कॉमन आएगी। क्लियर, इन दोनों में कोई चीज क्या होगी, कॉमन आ रही होगी। जो कॉमन आ रही होगी आपके पास वो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक दफा माइनस करनी पड़ेगी। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दो इवेंट्स की बात हो रही है। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, यानी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जो चीज इन दोनों में कॉमन होगी वो क्या होगी, वो जब दो चीजें आपके पास कॉमन होंगी इसके अंदर तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, यहाँ आपके पास जो है वो इस तरीके से जो है आपके पास समझ लें कि जब दो चीजें कॉमन इसमें जब जनरेट हो रही होंगी तो वो इवेंट ए में भी आ रही होंगी और इवेंट बी में भी आ रही होंगी। इवेंट ए और इवेंट बी जब आपके पास आ रहा होगा तो उसमें जो चीज कॉमन होगी वो दो दफा काउंट हो जाएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी को एक दफा लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, इसकी एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसकी एग्जांपल में आपके पास ये आ जाएगा, टू डाइस आर रोल्ड, दोबारा हम एग्जांपल वही ले रहे हैं बट इसके इवेंट्स को चेंज कर दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मल्टीपल ऑफ 5 और सेम फेसेस। सम मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है आपके पास, कि जब हम ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जब हम ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 बनना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 4, 1 4 का मतलब क्या है, प्लस करें 5, 5 के टेबल में 5, वो नंबर जो सम होने के बाद 5 का टेबल में आ जाए। फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 2 3, ठीक है जी। 2 3 के बाद फिर आपके पास क्या होगा, इसके बाद 2 4 नहीं आ सकता, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है। फिर क्या आएगा आपके पास, 3 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 2, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 नहीं आएगा, 3 6 नहीं आ सकता। फिर क्या होगा, 4 1 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 का टेबल की वैल्यू बनेगी। फिर 4 1 नहीं आएगा, 4 2 4 3 4 5 नहीं आएगा, 4 6 आएगा। 4 6 कितना हो जाएगा, सम 10 बन जाएगा, ठीक है। फिर 5 के अंदर क्या होगा आपके पास, 5 5 आ जाएगा। फिर 6 की वैल्यू के अंदर जब जाएंगे हम तो 6 4। इन नंबर्स को जब मैं प्लस करूंगा तो जो भी नंबर आएगा आपके पास वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये 5 का मल्टीपल बन रहा है। 4 + 1 5,
ठीक है जी, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 4 + 6 10, 10 भी क्या है 5 के टेबल में आता है। इसी तरीके से दूसरा इवेंट क्या है मेरे पास, सेम फेसेस। तो सेम फेसेस क्या होते हैं भाई, 1 1, ठीक है जी, 2 2, ठीक है, फिर 3 3, और फिर 4 4, ठीक है, फिर 5 5, और फिर 6 6। ओके, तो अब ये हो गया मेरा सेकंड इवेंट। फर्स्ट इवेंट ये था, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 चेक कर लिया मैंने, और फिर सेम फेसेस, सेम फेसेस यहाँ आ गए। जब सेम फेसेस मैंने निकाल लिए, तो अब इसके अंदर आपको नजर आएगा यहाँ पे क्या वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज 5 5 और 5 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दो इवेंट्स हैं इसके अंदर मेरे पास कोई चीज कॉमन जनरेट हो रही है, ठीक है। यानी जब मैं सम मल्टीपल ऑफ 5 की बात करूंगा तो उसके अंदर भी 5 5 शो होगा, और जब मैं सेम फेसेस की बात करूंगा तब भी क्या होगा, उसमें भी 5 5 शो होगा। तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा कि जब इवेंट ए अकर होगा तो उसमें पार्टली जो है वो इवेंट बी अकर हो रहा होगा, और जब इवेंट बी अकर होगा तो उसमें पार्टली इवेंट ए अकर हो रहा होगा। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी में भी 5 5 शामिल होगा, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी में भी 5 5 शामिल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एक दफा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किसकी, 5 5 की। मैं 5 5 की एक प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग से कैलकुलेट करके क्या करूंगा, इसको यहां से माइनस कराऊंगा, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। यानी सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस द कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। इसको सिंबली क्या लिखते हैं, सिंबॉलिकली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, यानी ए और बी जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हम यहाँ से लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बिकम आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दो इन दोनों के अंदर कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो अब इसके बाद फिर हम जो है वो आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, तो आपको जो है वो फिर इसको और भी जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ आपके पास जो है एडिटिव के बाद इट विल बिकम अ मल्टीप्लीकेटिव रूल। ठीक है जी, मल्टीप्लीकेटिव रूल के लिए क्या होता है आपके पास, मल्टीप्लीकेटिव रूल का मतलब क्या है कि यहाँ आपके पास जो इवेंट्स होते हैं वो सक्सेशन पे होते हैं। अभी जैसे मैंने बात करी थी, टू आपके पास जो है ना वो कार्ड्स आपने ड्रॉ किए थे, तो 2 कार्ड्स ड्रॉ करने का मतलब है आपने दोनों कार्ड्स एक साथ ड्रॉ किए। 2 बॉल्स अगर आप बैग में से ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने दोनों बॉल्स एक साथ बैग में से ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक साथ दोनों बॉल्स को निकालना है। मगर जब हम मल्टीप्लिकेटिव रूल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, उसमें आपके पास जो आपका वो होगा इवेंट सक्सेशन के ऊपर। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। अगर मैं कहूंगा कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन ऑन सक्सेशन, तो इसका मतलब है कि पहले एक बॉल ड्रॉ करनी बैग में से, उसका कलर नोट करके फिर मैं क्या करूंगा, बॉल को रिप्लेस कर दूंगा दोबारा बैग के अंदर, फिर मैं दोबारा दूसरी बॉल निकालूंगा। यानी 2 बॉल्स मैं एक साथ नहीं निकाल रहा, एक के बाद एक करके निकालूंगा, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन। मल्टीप्लिकेटिव रूल में इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इवेंट करेंगे अपना, इवेंट ए करने के बाद हम जो है वो इवेंट बी की तरफ जाएंगे। इवेंट ए का इम्पैक्ट इफेक्ट अगर इवेंट बी पे आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि इट इज अगर सॉरी ए इवेंट का इम्पैक्ट बी पे नहीं आ रहा तो इट मींस के यहाँ आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए एंड बी। व्हेन इवेंट ए एंड बी are the occurs, ठीक है, on succession, it means event A occurs first, then event B occurs, and there will be no effect of event A on event B। ठीक है जी, इवेंट A पहले होगा, इवेंट B बाद में होगा, और इवेंट A का इवेंट B पे कोई असर नहीं होगा, तो दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की पहचान क्या है, एक तो आपके पास क्या होगा, वो सक्सेशन होगा, लव सक्सेशन का इस्तेमाल करेगा। ठीक है जी, दूसरा आपके पास जो होगा यहाँ पे लव्स जो है वो इस्तेमाल करेगा रिप्लेस का।
ठीक है जी। वहां पे आपको जो है वो ये इस्तेमाल करेगा लफ्ज किसका, रिप्लेस का। ठीक है, इंडिपेंडेंट की पहचान ये। मल्टीप्लिकेटिव रूल का मतलब सक्सेशन होगा। ठीक है जी। इंडिपेंडेंट की पहचान क्या है, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसके अंदर लफ्ज रिप्लेस का इस्तेमाल होगा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव रूल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे और फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। Let's suppose a bag contain 5 red and 7 blue balls. 2 balls are drawn on succession. ठीक है जी, एक के बाद एक हमने 2 balls को ड्रॉ किया। What is the probability of getting red and a blue ball? ठीक है, अब red and blue balls को हमने जो है करना है। If the ball is replaced, देख रहे हैं अब आप, रिप्लेस का लफ्ज आ गया। यानी पहली बॉल मैंने ड्रॉ करी, मैंने उसका कलर नोट करा और उसको दोबारा बैग में डाल दिया, तो टोटल मेरे पास 12 बॉल्स थी, 5 red and 7 blue। तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब मैं बॉल ड्रॉ करूंगा उसमें से, तो टोटल 12 में से एक बॉल ड्रॉ करी तो 11 हो गई बैग के अंदर। इसका कलर नोट करके मैंने इसको दोबारा बैग में रिप्लेस कर दिया। जब मैं इसको दोबारा बैग में रिप्लेस करूंगा तो इसका मतलब है अब टोटल बॉल्स फिर अगर अगेन कितनी हो जाएंगी, वो 12 हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि दूसरे इवेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले इवेंट के लिए भी 12 बॉल्स अवेलेबल थी और दूसरे इवेंट के लिए भी 12 बॉल्स अवेलेबल थी, तो इसलिए हमें वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है जी। लफ्ज रिप्लेस से इसको आपने जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद अगर आप देखें, जब हम डिपेंडेंट पे जाते हैं तो डिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट मींस के जब हमारे पास क्या हो कि इवेंट सक्सेशन पे हो, और इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इसकी पहचान हो जाएगी कि आपके पास लफ्ज नॉट रिप्लेस का है, पूरा पैटर्न सेम है। पहले इवेंट ए करना है आपको, ठीक है जी, उसके बाद सक्सेशन पे इवेंट बी करेंगे आप, और इवेंट ए के बाद जब इवेंट बी होगा तो इवेंट बी पे कुछ इंपैक्ट इवेंट ए का आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास 12 बॉल्स अवेलेबल थी, मैंने एग्जांपल सेम कोड करी है यहाँ पे, जब हमारे पास 12 बॉल्स थी तो 12 बॉल्स में से मैंने एक बॉल ड्रॉ करी, उसका कलर नोट करके उसको साइड में रख दिया, बैग में रिप्लेस नहीं किया। अब बैग में रह गई कितनी बॉल्स, बैग में रह गई 11 बॉल्स। जब बैग में 11 बॉल्स रह गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जब बैग में 11 बॉल्स हैं इट मींस दैट के अब जो सेकंड इवेंट है उसके लिए टोटल बॉल्स जो है वो कम हो गई, यानी जो पहला इवेंट हुआ उसका असर जो है वो दूसरे इवेंट पे आ गया, तो इट विल बिकम डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है जी। और उसको हम कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, equals to probability of A multiply by probability of B dependent on A। ठीक है जी, B dependent on A, B over AB कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, या probability of A intersection B equals to probability of A multiply by probability of B over A। ओके, तो ये है हमारे पास क्या, दिस इज कॉल्ड दी डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है जी, इसके लिए पहचान क्या है कि इसके सवाल में लफ्ज नॉट रिप्लेस का यूज होगा। अब ये जो आपके पास डिपेंडेंट इवेंट है, इस डिपेंडेंट इवेंट के अंदर ही क्या होगा आपके पास, इस डिपेंडेंट इवेंट के अंदर ही आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनती है। दिस इज कॉल्ड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और यही मैंने आपको जो है वो नीचे कैलकुलेट करके दिखाई है इस फॉर्मूले को रिप्लेस करके। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए ओवर बी, यानी अगर बी पहले हो और ए बाद में हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि डिपेंडेंट इवेंट से निकलकर सामने आती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है, दीज आर द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिटिव रूल एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल। ठीक है जी, जिसके अंदर हम एडिटिव के अंदर म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली देखते हैं कि जब एक हो उसके साथ दूसरा इवेंट ना हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर एक हो रहा है उसके साथ दूसरे का पार्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और जब हमारे पास सक्सेशन पे इवेंट हो और रिप्लेसमेंट हो तो समझ जाएं कि आप इंडिपेंडेंट इवेंट की बात हो रही है, और जब सक्सेशन हो और नॉट रिप्लेस की बात हो तो आप समझ जाएं कि डिपेंडेंट इवेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हमने रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगा। तो
सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो इसके क्वेश्चंस को अब देखेंगे। ठीक है।